हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है भारत वन्यजीव संरक्षण पहल। मतलब भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या पहल की गई है हाल ही में और ये क्यों चर्चा में है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। और ये जो है यूपीएससी पाठ्यक्रम में जीएस 3 पर्यावरण से संबंधित है। और इसका जो रिसोर्स है इंडियन एक्सप्रेस अखबार है हमारा। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स में आइदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को ही ज़्यादातर रिसोर्स बना के हम लोग कंटेंट बनाते हैं या कंटेंट डेवलप करते हैं, और या वहाँ से हम लोग टॉपिक निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान का जो है दौरा किए। ठीक है, उस दौरा के दौरान राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और उस दौरान प्रमुख वन्य जीव पहलों की श्रृंखला का अनावरण किया। ठीक है, अब इसमें कई पहल थे जिसमें जो है इस पहलों में उनके 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 रक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए उपाय थे। इन पहलों में हम देखते हैं तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा, वन्य जीव आवासों में सुधार और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक उपाय पेश किए। ठीक है, यहाँ यही सवाल उठता है कि बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो लुप्त हो रहे हैं। उन लुप्त हो रहे प्रजातियों के लिए बचाने के लिए बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं। उन पहलों की ही घोषणा इस दौरान प्रधानमंत्री जब ये गिर राष्ट्रीय उद्यान का जब दौरा किए तो वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और उसमें जो है कई संरक्षण से संबंधित पहलों का जो है उन्होंने उद्घाटन किया या उसको पेश किया। ठीक है, तो ये पहल इसीलिए किया गया कि जितने भी लुप्त प्राय प्रजाति हैं, खासकर वन्य जीव, उनको रक्षा की जाए, उनकी संरक्षा की जाए। ठीक है, घोषणाओं की मुख्य विशेषताओं में पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट, भारत के चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम का विस्तार और राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्य की योजना की शुरुआत शामिल है। अब इसमें जो है जो घोषणा की गई या जो 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 इनके लिए उपाय पेश किए गए उनमें जो है एक डॉल्फिन, चीता प्लस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित संरक्षण की शुरुआत की गई। ठीक है, ये 3 जीवों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए मानव जीव संघर्ष के कारण क्या होता है कि बहुत सारे कुछ मानव भी मारे जाते हैं, ज्यादातर जीव ही मारे जाते हैं उस संघर्ष में। उन संघर्ष को रोकने के लिए, उसके समन करने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र और वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफलर केंद्र की भी घोषणा की गई ताकि दोनों के मध्य जो है संघर्ष को कम किया जाए या रोका जाए। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रमुख घोषणाएं हुई हैं वो समझ लेते हैं। जिससे पहली बार नदी में डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया, ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये डॉल्फिन से संबंधित अगर कहीं कोई आपसे क्वेश्चंस पूछता है, गणना के नंबर के बारे में पूछता है, तो यहां से आपका उत्तर वो मिल जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने नदी में डॉल्फिन पर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट जारी की इस दौरान। ठीक है, जिसमें 8 राज्यों की 28 नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया। ठीक है, डॉल्फिन कितनी है? 8 राज्यों के 28 नदियों में जो कुल डॉल्फिन आई वो आई 6,327। ये नंबर आप ध्यान रखिएगा कि 6,327 जो है कुल नंबर है और 8 राज्यों के 28 नदियों में। ठीक है,
8500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन की आबादी पाई गई। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है। अब जो है इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन की आबादी है वो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, सेकंड जो है बिहार, और थर्ड जो है पश्चिम बंगाल, और फोर्थ जो है असम है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है और ये 8500 किलोमीटर की दूरी इन सब राज्यों को मिला के तय करती हैं। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा जो है डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ये फैक्चुअल जानकारी है लेकिन बहुत ही काम की जानकारी है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने डॉल्फिन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया, बच्चों और उनके आवास और पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक्सपोजर विजिट का प्रस्ताव दिया। ठीक है, ताकि डॉल्फिन का हम लोग संरक्षण कर सके सही तरीके से, ताकि डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन की संख्या और भी बढ़े। और उसमें जो है सामुदायिक भागीदारी और बच्चों को उसके बारे में बताना, ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके कि डॉल्फिन क्या होता है, उसका क्या भूमिका है, और जो है नदियों में किन नदियों में पाई जाती हैं, ताकि इसके बारे में उनकी जानकारी भी बढ़े, जागरूकता भी बढ़े, उत्सुकता भी बढ़े। ठीक है, अब देखिए एशियाई शेर संरक्षण को मजबूत करना, जो दूसरा इसमें घोषणा हुआ, संरक्षण प्रगति को ट्रैक करने के लिए 2025 में 16वां एशियाई शेर जनसंख्या अनुमान आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 16वां 2025 में बरदा वन्यजीव अभयारण्य में प्राकृतिक शेर फैलाव का समर्थन करने के लिए शिकार वृद्धि और आवास वृद्धि सहित संरक्षण प्रयासों की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, पीएम मोदी ने शेर और तेंदुए के संरक्षण में गिर की सफलता पर प्रकाश डाला। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में इन प्रयासों को दोहराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिटेल दस्तावेजीकरण के उपयोग की वकालत की गई। इसमें जो है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जिस तरीके से शेर और तेंदुए को संरक्षित किया गया है उस पर प्रकाश डाला, और उसी तरीके से उस प्रकार के समर्थन को अपनाने के लिए बल दिया। ठीक है, ताकि शेर जो है, जंगली जो जो एशियाई शेर हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं ये। ठीक है, अब देखिए चीता पुनरुत्पादन विस्तार कार्यक्रम। ठीक है, अब चीता को आप देख पा रहे हैं, भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनरुत्पादन परियोजना का विस्तार गांधी सागर अभयारण्य और बन्नी घास के मैदानों तक किया जाएगा। इसका जो विस्तार किया जाएगा, जो चीता को फैलाने का, उसमें गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और बन्नी घास के मैदान कहाँ है, गुजरात है। इनका विस्तार वहां तक किया जाएगा ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ाना और भारत में चीता की एक अस्थायी आबादी को स्थापित करना, वही जो मैं बोल रहा था। इसका उद्देश्य है कि हम जो है जैव विविधता को संरक्षित करेंगे और भारत में चीता की एक अस्थायी आबादी को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, नए वन्य जीव संरक्षण उपाय, वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र। अब देखिए, अभी तक तो उन जीवों से संबंधित था, अब कौन कौन से उपाय किए गए हैं। ठीक है, इसमें वन्य जीवों के राष्ट्रीय रेफरल, इस केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ में रखी गई, जिसका उद्देश्य वन्य जीव रोग प्रबंधन और स्वास्थ्य निगरानी के सुधार करना है। ठीक है, वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र बनाया गया है, और क्यों बनाया गया है, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, और वो कहां बनाया गया है, जूनागढ़ में बनाया है। जूनागढ़ कहां है, गुजरात में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीव रोग प्रबंधन और स्वास्थ्य निगरानी में सुधार करना। ठीक है, कोयम्बटूर के SACON में उत्कृष्टता केंद्र, या रैपिड रिस्पांस टीमों को उन्नत ट्रैकिंग और गैजेट AI संचालित निगरानी प्रणाली और सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लैस करके मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करेगा। जैसा कि शुरू में ही बताया कि इनका उद्देश्य यह था कि मानव और जो जीवों के बीच जो संघर्ष होता है उसको कम करना होगा, और उसको कम करने के लिए हमको क्या करना है, एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है
जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा, ताकि जो है उसमें उसको पता लगाया जा सके उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ताकि सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भी जो है ये बताया जा सके कि किस प्रकार से जो है वन्य जीव और मनुष्य के बीच जो संघर्ष होता है उसको रोका जाए। ठीक है। रिमोट सेंसिंग और AI का उपयोग। अब देखिए वही बात कि प्रधानमंत्री ने जंगल की आग और मानव पशु संघर्ष का पता लगाने और उसे कम करने के लिए भू स्थानिक मानचित्रीकरण और AI मशीन लर्निंगकरण की तैयारी पर जोर दिया। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ताकि अगर जंगल में आग लगा है या फिर मानव पशु संघर्ष होने की संभावना है, तो उसमें हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का यूज करके समय रहते इन चीजों को रोका जाए या समय रहते इसके बचाव का उपाय किया जाए, यह कहना चाह रहा है। ठीक है। अब देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत करना, घड़ियाल संरक्षण परियोजना। निवास स्थान के नुकसान के कारण यह घट रही घड़ियाल आबादी की रक्षा और पुनरुद्धार के लिए एक नई पहल शुरू की गई। अब इसमें एक ये भी नई पहल है। अब जैसे आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि घड़ियाल बहुत सीमित संख्या में रह गए हैं, घड़ियालों की जो बचाने की जो योजना है वो इस कारण इसको जो उनके निवास का जो नुकसान घट रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जहां बढ़ेगी तो ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगी तो उनका निवास को नुकसान होगा। तो घड़ियाल चूंकि नदी में रहते हैं, नदियों को पाट पाट के जो है जमीन में खेती किया जा रहा है, तो घड़ियाल का जो अपना जो निवास स्थान है वो लुप्त होता जा रहा है। लुप्त होने से उनकी संख्या बहुत घट रही है। ठीक है। तो उनको बचाने के लिए घड़ियाल संरक्षण परियोजना हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर संरक्षण कार्य योजना, जैसा कि शुरू में ही बताया गया, प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानते हुए गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी की रक्षा और वृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी। संख्या तो गिनी गई है, संख्या बढ़ी भी है। हमने शुरू में बताया कि संख्या सबसे ज्यादा कहां है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है, उसके बाद असम का नंबर है। ये चार जो है इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है। रिजर्व के बाहर बाघों के लिए संरक्षण योजना, बफर जोन और आसपास के क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्षों को संबोधित करते हुए संरक्षित रिजर्व से परे बाघ संरक्षण का समर्थन करने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की गई है। यह भी महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल जानकारी है, ये आप जान लीजिए। ठीक है। अब देखिए, संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, वही चीज है जो हम बताएं बार बार कि जो है वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और संघर्ष प्रवर्धन में सुधार के लिए रिमोट सेंसिंग और AI का उपयोग किया जाएगा, जो शुरू में भी बताया गया। वन्य जीव सर्वेक्षण, भारतीय वन संरक्षण और बीसाग एन सहयोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वन आग का पता लगाने और रोकथाम को बढ़ाएगा। अब देखिए कि भारतीय वन संरक्षण को आप जानते होंगे, यह भी एक संगठन है जो कि प्राइवेट संस्थान है गुजरात का, बीसाग एन, जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो है वन के आग कहीं लग रहा है तो उसके बारे में वो स्थिति को बता पाएगा। तो इन दोनों में एक समझौता हुआ है, दोनों में एक सहयोग हुआ है, एक कोऑपरेशन हुआ, उस कोऑपरेशन के माध्यम से जो है पता लगाएंगे। पारंपरिक संरक्षण ज्ञान AI संचालित उपकरणों का उपयोग करके प्रलेखित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मूल्यवान पारिस्थितिकी प्रथाओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। ठीक है। अब देखिए, संरक्षण में समुदायों की भूमिका किस तरह होगी। अभी तो टेक्नोलॉजी की भूमिका समझे, क्योंकि समुदायों की भूमिका पर भी बल दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अभी समुदायों की भूमिका क्या होगी। पीएम मोदी ने संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी की प्रशंसा की। पिछले दशक में सामुदायिक भंडारों में 6 गुना वृद्धि का उल्लेख किया गया। उन्होंने वन जीवों की सुरक्षा में आदिवासी ग्राम आबादी को सशक्त बनाने के लिए इस मॉडल का विस्तार करने पर जोर दिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने वन्य जीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की घोषणा की, जो संरक्षण और अस्थायी आर्थिक विकास दोनों में योगदान देगा। सीधी सी बात है कि इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो वहां पे क्या होगा कि लोगों की आबादी की पहुंच आसान होगी, और आबादी की आसान पहुंच होगी तो आर्थिक विकास में योगदान देगा, आर्थिक विकास में योगदान देगा तो वो क्षेत्र में समृद्धि होगी। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई घोषणाएं भारत की वन्य जीव संरक्षण
अब जो घोषणा किए हैं या जो पहल किए हैं, वन्य जीव संरक्षण रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे लुप्त प्राय जीवों को वैसे लुप्त प्राय जीवों को टारगेट किया गया है जो काफी इंडेंजर्ड हैं, लुप्त के कगार पे हैं, तो उनको टारगेट किया गया है उनके संरक्षण के लिए। इसमें तमाम जो है आपने देखा कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा संस्थाओं में समझौता कराए हैं कि वो इनके मानव और जीव के बीच जो संघर्ष हो जाता है उसको कैसे रोका जाए, जंगलों में आग लग जाता है उससे जीवों को नुकसान पहुंचता है तो उसको कैसे रोका जाए। इन तमाम पहलों से कुल मिला जुला के जो वन्य जीव के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं, और ये अगर सफल होता है तो आने वाले समय में जिस तरीके से अभी चीता के लिए जो अभ्यास किए गए, उनके पैंथर के लिए जो अभ्यास किया गया, पैंथरों की संख्या बढ़ी है, कुछ बाघों की भी संख्या बढ़ी है, इस प्रकार से जैसे घड़ियाल के लिए अभी किया जा रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन जो लुप्त प्राय प्राणी हैं या जीव है इस प्रयास से फलीभूत होंगे और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। ऐसा हम लोग संभावना कर सकते हैं या ऐसा संभावना जता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न उत्तर। ठीक है, जिससे कि आपको और भी इस टॉपिक के बारे में स्पष्टता आ जाएगी और कुछ फैक्चुअल जानकारी ज्यादा कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला जो प्रश्न आ रहा है, भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट का क्या महत्व है? अब पहला उन्होंने जारी किया, शुरू में ही मैंने बताया, पहला डॉल्फिन रिपोर्ट में 28 नदियों में 6327 नदी डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है, जो संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। भाई अगर इसके बाद हम इसको इस रिपोर्ट से हमको एक पता चल गया कि इतनी डॉल्फिन है, तो हम संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे, संरक्षण में प्रयास करेंगे तो उनकी आबादी बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जब कोई डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक कॉन्क्रीट डाटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी करते हैं तो पहले सिलेबस के बारे में पता करते हैं ना कि सिलेबस क्या है, फिर अपना आप डिसीजन लेते हैं कि हम सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ें, कितना प्रयास करें। सिलेबस ही आपको पता नहीं रहेगा तो हवा में आप प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे ना। उसी प्रकार से जब ये रिसर्च हुआ या फिर ये रिपोर्ट हुआ, तो रिपोर्ट से एक संख्या उनकी पता चल गई, तो संख्या पता चल गई तो हम इस संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या संरक्षण के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, वो इस रिपोर्ट के आने के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सरकार एशियाई संरक्षण को कैसे बढ़ा रही है। ठीक है, अब देख लीजिए उत्तर, उपायों में 16वां एशियाई शेर जनसंख्या अनुपात 2025 और वर्धा वन्य जीव अभयारण्य में संरक्षण प्रयास शामिल है। इसमें दो है कि एशियाई शेर जनसंख्या का अनुमान लगाया जाएगा 16वां 2025 में गिनती की जाएगी, और वर्धा वन्य जीव अभयारण्य में संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे जहां शेर वहां पे निवास करते हैं उनके लिए। चीता के पुनरुत्पादन के लिए किन किन नई साइटों पर विचार किया जा रहा है? ठीक है, यह भी आप जान लीजिए। इसमें दो साइट है, कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा गांधी सागर अभयारण्य और बन्नी घास के मैदान। ठीक है, ये दो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमारा चौथा जो है प्रश्न है, प्रौद्योगिकी भारत में वन्य संरक्षण में कैसे सहायता करेगी? जंगल की आग की रोकथाम करेगा। जब हम अंतरिक्ष से ही पता लगा लेंगे कि कहाँ जंगल में आग लग सकता है या लग रहा है, तो हम समय रहते हैं वहां पे उसको बुझाने का प्रयास कर पाएंगे, तो आग लगने की घटनाओं में कमी आएगी। ठीक है, दूसरा क्या, मानव पशु संघर्ष का शमन कर पाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। तीसरा है आवास की निगरानी कर पाएगा कि अगर उनके आवास के एरिया में, आवास निगरानी मतलब कि जो जंगली एरिया में जहां जहां जानवर रहते हैं, जीव रहते हैं, वहां पे मानव इंटरफेरेंस ना बढ़े। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम अगर पता कर सकते हैं कि उस एरिया में मनुष्य का जो इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, तो उस इंटरफेरेंस को हम रोकेंगे तो ये क्या होगा कि इस तरीके से हम प्रयोग करके जो टेक्नोलॉजी है, इन चीजों से उनको जो है सहायता प्रदान कर सकते हैं उनके संरक्षण में। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने आवासों को बहाल करने, संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू की। ठीक है, ये आप लोग एकदम अपने दिमाग में, इतना क्वेश्चन इस टॉपिक से आया, 5 क्वेश्चन,
और इस 5 क्वेश्चन को किस तरीके से पीटी में घुमा के पूछेगा वो आप जान नहीं सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक मोटी मोटी जानकारी मिल गई इस टॉपिक से, और इस 5 क्वेश्चन से और भी स्पष्टता आ गया। इसलिए हम ये शुरू किए हैं कि जो भी टॉपिक करेंगे उस टॉपिक से हम 5 या 6 क्वेश्चन निकाल लेंगे वहां से। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा या फिर उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी। होता क्या है कि आप टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझ जाते हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रश्नावली होती है या प्रश्न उत्तर होता है आपके दिमाग में हो सकता है एडवांस उस समय नहीं आता है। अब इसको कर लेने के बाद आपको क्लियरिटी हो गई इस टॉपिक से कि क्या क्या चीजें वहां से क्रक्स निकल के आया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आज का जो है क्लास समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि ये टॉपिक में हमने जो समझाने का जो प्रयास किया आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और लास्ट में जो हमने 5 प्रश्न किए उससे आपको और भी क्लियरिटी आई होगी, एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।